देखो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये हम लोग को पहले क्लियर समझ में आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में देखिए, पहले सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का जो रियल शेप है, है ना, उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, क्योंकि जो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो लिख लिए पहला, टू डिटरमाइन द shape and geometry of a covalently bonded molecule, ठीक है। तो अगर आपको कोई कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल दिया जा रहा है, तो उसका हम लोग शेप और ज्योमेट्री हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाइब्रिडेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन में ये लिख सकते हो कि जैसे हम लोग जब शेप की बात करेंगे, तो वहां पे बॉन्ड एंगल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल में देखेंगे, जब शेप ड्रॉ करेंगे तो हर एक शेप में कुछ बॉन्ड एंगल्स होते हैं, और उन्हीं बॉन्ड एंगल्स में हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को बॉन्ड एंगल्स का भी आइडिया लग जाएगा, टू डिटरमाइन द। So your voice is not. कितना टाइम हो गया नेटवर्क गए हुए? थोड़ा ही हुआ। सर अभी अभी गया था। अभी भी गया था, छोड़। नहीं, मुझे पता नहीं, होने हो सकता है काफी देर हो गई। हाँ, देखिए, हम लोग ये बात कर रहे थे कि बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन में, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग शेप की बात कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड में बॉन्ड एंगल्स की बात कर रहे थे कि उस कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में क्या बॉन्ड एंगल्स है ना, ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। और एक पॉइंट और लिख सकते हो, टू, है ना, सेकेंड, सॉरी, थर्ड पार्ट में लिख लीजिए, टू डिटरमाइन द
to determine the dipole moment of a covalently bonded molecule। तो अगर आपको कोई कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल दिया जा रहा है तो उसके डाइपोल मोमेंट को भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन से ही हाइब्रिडाइजेशन पे ही बेस्ड होती हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही हम लोग ये कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना, तो अब इसमें एक एक करके हम लोग को सारे हाइब्रिडेशन में जो शेप बनते हैं वो पता होने चाहिए कि किस हाइब्रिडेशन में कौन सा शेप बनता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, नोट हो गया ये इतना? यस सर। देखो फिर इसके आगे, तो ये बेसिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग क्या क्या चीजें मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं। अब इसमें आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो शेप को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूल का शेप किस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले लिखें आप, हेडिंग लिख लिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, जब भी किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे एसपी हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उस मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो लीनियर बन जाता है। उसका शेप कैसा होता है? लीनियर। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो बॉन्ड एंगल्स बनते हैं वो बनते हैं कितने? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर शेप सेंटर एटम पे हाइब्रिडेशन बेटा एसपी आने लगे तो उसका शेप लीनियर हो जाता है और उसके बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। उसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं? तो उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AB2 मॉलिक्यूल में अगर हम लोग बात करें तो इस तरह का शेप होगा कि एक ए एटम दो बी एटम से बॉन्डेड हो जाएगा और इनके बीच का ये जो एंगल बन रहा होगा ये 180 बन रहा होगा और तीनों एटम एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे होंगे, है ना। इसीलिए इसको हम लोग लीनियर बोल देते हैं, है ना। लीनियर शेप में जो एटम्स होते हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब बनता है किसी मॉलिक्यूल में तो उसका शेप कैसा हो जाता है? लीनियर। ठीक है, यस सर। है ना। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम ट्राइक्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, या कोई एल्काइन है, एल्काइन में भी इसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। एल्काइन में भी कार्बन जो होते हैं ना वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल में आप अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो वो sp ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब जैसे इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है किसी मॉलिक्यूल में तो उसका जो शेप आता है वो आता है ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स बनते हैं वो 120 डिग्री बनते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन जनरल एग्जांपल देखें तो इसका AB3 आप लिख लीजिएगा। ए इसमें सेंट्रल एटम है और बी जो है इसमें साइड एटम है।
तो ए एटम के साथ 3 बी एटम अरेंज हो रहे हैं, sp2 टाइप के हाइब्रिडेशन अगर है तो। और यहाँ पे, और ये जो तीनों बी एटम है वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये प्लेनर टाइप की शेप है। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन का केस होता है। और इसमें और एग्जांपल अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे BCl3। बोरॉन के जितने भी फ्लोरा हैलाइड होते हैं वो सब sp2 ही हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है, मतलब एल्काइंस जो होती हैं, उसमें भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है। तो ये एंगल जो होते हैं वो सब 120 डिग्री होते हैं, 120 होते हैं। ठीक है, सर सर AB3 में A का ऑर्बिटल और हर बी एटम के 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। हाँ, इसमें जैसे AB3 बन रहा है, इसमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में होता है ना। यस सर। तो इसमें जो जैसे एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे पहला एग्जांपल है BCl3। ठीक है, आप इसको अगर समझना चाहो कि ये कैसे बन रहा है BCl3, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें सेंट्रल एटम अगर देखो तो बोरॉन है। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब इसकी वैलेंस सेल आप देखो तो सेकंड सेल है। अब सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उसके 2s ऑर्बिटल में है, 1 इलेक्ट्रॉन उसके 2p सब सेल में है। ठीक है, ये जैसे ग्राउंड स्टेट हो गई। लेकिन ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो इसकी आपको बनानी होगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका जंप हो जाएगा 2s का। एक्साइटेड स्टेट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अनपेड जंप हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये सिचुएशन आपको देखने मिल रही है कि 1 इलेक्ट्रॉन s में है, 2 p में है। और अब ये 3 ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ठीक है, 1 s और 2 p अगर हाइब्रिडाइज हो गए तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा बेटा, sp2 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 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से उसको आप निकाल, मतलब इस तरह से आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, अब ये जो sp2 टाइप के बनेंगे, है ना, जिसमें 1 s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है। ठीक है ना, ये इस तरह से। अब ये तीनों जब हाइब्रिडाइज होंगे तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे वो sp2 टाइप के बनेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कितने बनेंगे टोटल, तो ये 3 बनेंगे, क्योंकि 3 प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। और जितने प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होना तो 3 ही बनेंगे। ठीक है, अब ये 3 ऑर्बिटल क्या करेंगे, स्पेस में किसी ऐसे एंगल पे अरेंज हो जाएंगे जिससे इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि देखो ये तीनों ऑर्बिटल जो sp2 टाइप के बन रहे हैं, इसमें जो ये बड़ी वाली लूप है, ये जो बल्कि लूप है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना। जो बल्कि लूप है यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ये 3 ऑर्बिटल अब क्या होगा कि बोरॉन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग अपने आप को क्या करेंगे, किसी ऐसे एंगल पे एडजस्ट कर देंगे जिससे इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, minimum मिनिमाइज हो जाए, है ना। तो क्योंकि ये तीनों एटम जो हैं, ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये बोरॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये बोरॉन के sp2 टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा एंगल होगा, तो वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, उससे भी आप लोग निकाल सकते हो। cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1।
इससे आप स्टेबल एंगल निकाल सकते हो। ये एक फॉर्मूला होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये कितने एंगल पे अरेंज होंगे, जिससे इनके जो ये बल्की वाली लूप है इसके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसमें एस एक्चुअली एस करेक्टर का परसेंटेज रखना होता है। sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो sp2 में एस करेक्टर कितने परसेंट होगा? 33 पॉइंट। है ना, हाँ 33%। या उसको फ्रैक्शन में लिखे तो 1/3 भी लिख सकते हैं। तो एस की वैल्यू सर अगर आप कैसे पता 1/3 रख दिए, 33% है? ये 33 कैसे आया ये कह रहे हो? यस सर। देखो सिंपल है, से sp2 में एस कैरेक्टर निकालना है। तो एस कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। डिवाइड कर दो किस टोटल अच्छा नंबर हाँ, ऑफ फिर तो ऑर्बिटल। 1/3 आ गया। ठीक सर। है ना? तो sp2 में s ऑर्बिटल एक ही हाइब्रिडाइज हो रहा है। तो टोटल देखा जाए तो एक s 2p टोटल 3 ऑर्बिटल, तो वो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, है। अब ये जब निकालोगे आप तो ये 1/2 आ रहा है cos थीटा। और cos थीटा 1/2 कब आता है? जब थीटा कितना हो, 120, है ना? तो इसका मतलब यहाँ से थीटा कितना आ गया, 120। तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अगर ये जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं अगर ये 120 डिग्री पे अरेंज हो जाए तो इनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं अभी, है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, 120 डिग्री पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज हो जाएंगे, है ना, बोरॉन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग। और सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। सर ये बोरॉन के ही है तीनों हाइब्रिड। हाँ बोलो बेटा। सर cos थीटा की वैल्यू सर वहाँ -1/2 आएगी ना? कॉस थीटा -1/2, हाँ सॉरी -1/2 आएगी, क्योंकि कॉस 120 -1/2 होता है ना? तो यहाँ से अब देखो तो माइनस ही आ रही होगी। ठीक है, तो ये एक एक तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो जाएंगे। और इसके बाद फिर क्लोरीन के जो ऑर्बिटल है, देखो क्लोरीन की वैलेंस शेल में एक पी ऑर्बिटल ऐसा होगा जो हाफ फिल्ड होगा। तो वो जो एक ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है वो वाला इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, और ये तीनों क्लोरीन के पी ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करेंगे तब यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, क्लोरीन का ये सिंपल p ऑर्बिटल है ना, और बोरॉन के ये जो ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जैसे हम लोग, है ना, जैसे हम लोग लुईस थ्योरी में सीधे सीधे ऐसे डायग्राम बनाते थे, मतलब कि सारे डायरेक्ट ऐसे बॉन्ड बनाते थे। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में ये चीज हम लोग को अब समझ में आनी चाहिए कि ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है इसमें बोरॉन का sp2 वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है और क्लोरीन का तो नॉर्मल p ऑर्बिटल है। और इन दोनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से इसके सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही यस यस सर। है ना? तो यही हम लोग को इसमें समझना भी है, मेन हाइब्रिडेशन थ्योरी यही हम लोग को एक्सप्लेन भी करती है। और ये सारे एटम एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, इसीलिए इसको हम लोग प्लेनर से बोल रहे हैं। और तीनों अगर क्लोरीन के सेंटर को ज्वाइन कर ले तो ये एक तरह से ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, इसीलिए इसको ट्राइगोनल प्लेनर से बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका ऑर्बिटल पिक्चर है और ये इसका नॉर्मल बॉन्ड लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लुईस थ्योरी में। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग देखें इसके बाद कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, sp3, है ना, sp2 के बाद sp3। sp3 हाइब्रिडेशन में देखिए
अगर किसी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मेन देखो, मेन तो हम लोग को बेटा रिजल्ट ही याद रखने होते हैं। आपको मेन जब भी हाइब्रिडेशन से रिलेटेड पूछा जाएगा तो शेप या बॉन्ड एंगल ही पूछे जाते हैं मेन। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि sp3 में शेप क्या होता है। तो sp3 में शेप होता है टेट्राहाइड्रल, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल्स ये 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, इतने एंगल पे एडजस्ट हो जाते हैं। और एग्जाम्पल में ऐसे आप मेथेन लिख सकते हो, CCl4 लिख सकते हो, SiCl4 लिख सकते हो। एल्केन कोई भी हो, एल्केन, मेथेन, एथेन, कितने भी कार्बन हो उसमें हो सकते हैं। एल्केन में कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और इसका शेप बनता कैसे है, तो इसमें जनरल एग्जांपल AB4 लिख सकते हो। इसको जनरल एग्जांपल AB4 दे दिया जाता है। उसमें A एटम सेंट्रल एटम हो जाएगा, उसके साथ 4 एटम B एटम कनेक्ट होंगे, ठीक है। जिसमें 2 B एटम तो कॉपी के प्लेन में ही होंगे, है ना, 2 B एटम कॉपी के प्लेन में ही होंगे। लेकिन जो बचे 2 B एटम है वो प्लेन पे नहीं लाई करेंगे, कॉपी के प्लेन पे। वो प्लेन से बाहर एक एटम होगा जो आउटसाइड द प्लेन लाई कर रहा होगा, उसको इस वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वेज बॉन्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला भी एटम हमारे स्क्रीन के प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। दिस बी एटम लाई आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। और एक बी एटम ऐसा होगा जो इस प्लेन के इनसाइड लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा 3D फिगर है, बस उसको विजुलाइज करने की आपको जरूरत है। तो ये शेप बनता है टेट्राहेड्रल। इस शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कोई पूछे इसको क्यों बोलते हैं टेट्राहेड्रल, तो इसमें आप सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर ये चारों बी एटम आपस में मैंने ज्वाइन कर दिए तो देखिए कि ये जो ज्योमेट्री है ये 4 ट्रायंगुलर प्लेन से सराउंडेड है। इसमें जो इसका जो सेंट्रल एटम आप देख रहे हो वो 4 ट्रायंगुलर प्लेन से सराउंडेड है। जैसे एक ट्रायंगुलर प्लेन ये दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगुलर प्लेन ये दिख रहा होगा, एक ट्रायंगुलर प्लेन ये पीछे वाला ये ट्रायंगुलर प्लेन हो गया, और एक ये नीचे बन रहा है। तो ये ज्योमेट्री जो है इसमें सेंट्रल एटम 4 ट्रायंगुलर प्लेन से क्या है, सराउंडेड है। सो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, इसीलिए इसको हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे कि इस टेट्राहेड्रल प्लेन में कितने एटम है जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपसे बोला जाए हाउ मेनी एटम्स lie in same plane in CCl4 मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का नाम लेके वो आपसे पूछ लेगा। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपसे पूछा जाए बताओ कितने एटम ऐसे हैं जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सर 3। सेम प्लेन पे। 3। ठीक है, 3 हो जाएंगे। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक प्लेन पे मैक्सिमम 3 एटम ही लाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं लाई करेंगे। आप कोई भी प्लेन कंसीडर कर लीजिए, आप देखेंगे एक प्लेन पे मैक्सिमम 3 एटम ही लाई करेंगे। जैसे आपने सपोज एक ये प्लेन कंसीडर किया, तो इस प्लेन में ये 2 बी एटम और एक एटम, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। आप किसी बच्चे ने ये वाला प्लेन कंसीडर किया तो इसमें भी 2 बी एटम और एक ए, अगर ये वाला प्लेन कंसीडर किया, तो आप कोई भी एक प्लेन कंसीडर करो, आप देखोगे कि मैक्सिमम 3 एटम ही एक प्लेन पर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा।
सर एक बार वो फिर से बता दीजिए कि सर आप कहते कि उसे टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं? सर वो मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा, तो वो बिल्कुल सिंपल है बेटा। टेट्राहाइड्रल, टेट्रा इसको मतलब ऐसे नाम से समझ के आप याद कर लीजिए। टेट्राहाइड्रल, इसको ब्रेक करके लिख दिए, इसका संधि विच्छेद कर दिया। टेट्रा मतलब 4 हो गया, और हाइड्रल का मतलब है नंबर ऑफ फेसेस, है ना, फेसेस। तो Yes, sir. टेट्राहाइड्रल ये एक पिरामिड शेप है ना? हाँ, ये एक पिरामिडल शेप भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी, पिरामिडल जब बोलते हैं तो पिरामिड जो होता है वो और टेट्राहाइड्रल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है ना। क्या डिफरेंस है वो भी अभी बताते हैं, देखो। तो ये जो शेप है, जैसे टेट्राहाइड्रल का मतलब मैं बता रहा था, टेट्राहाइड्रल फेस, टेट्राहाइड्रल जो शेप होता है, इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट फेसेस। ये 4 डिफरेंट फेसेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये शेप आप देखो तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये बी एटम आप आपस में कुछ इमेजिनरी लाइन से आप आपस में ज्वाइन करो, तो आपको लगेगा कि एक ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, है ना। ये ट्रायंगुलर फेस आपको दिखेगी। Yes, ऐसी sir. 4 ट्रायंगुलर फेस दिखेगी। एक ट्रायंगुलर फेस ये दिखेगी, एक ट्रायंगुलर फेस इधर दिख रही है ना, और एक ये नीचे वाली ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री में ये 4 ट्रायंगुलर फेस से मिलकर बनी हुई ज्योमेट्री है। सो दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रल, ठीक है। इसी को Okay, टेट्राहाइड्रल sir. होता है। Yes. जैसे आपसे कोई पूछे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का भी मतलब ऐसे ही आप निकालिएगा। ऑक्टा मतलब हो जाएगा 8, हेड्रल मतलब फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस। तो ऑक्टाहेड्रल एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जो 8 फेसेस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है बात? Yes, sir. तो ये हो गया sp3, है ना। इसके बाद जैसे sp3d, sp3 के बाद sp3d आएगा, क्योंकि p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं और वो तो हाइब्रिडाइज हो ही चुके हैं। तो अब d ऑर्बिटल की बारी आ गई। d ऑर्बिटल अब हाइब्रिडाइज होगा। sp3d में जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है किसी मॉलिक्यूल में, जब sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसका जो शेप आता है वो टीबीपी आता है। शेप क्या आता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शॉर्ट में इसको टीबीपी बोल देते हैं, ठीक है। sp3d जो होता है उसमें शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं ये होते हैं 90, 120। इसमें जैसे मैंने 2 बॉन्ड एंगल लिखे हैं, तो आपको लग रहा होगा सर 2 बॉन्ड एंगल का क्या मतलब है ना। अभी तक तो एक ही बॉन्ड एंगल थे। तो बोलते हैं जब डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होने लगता है ना, तो वहां पर फिर 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स डिफाइन होते हैं। उस शेप में 2 अलग अलग बॉन्ड एंगल्स डिफाइन होते हैं। अब देखो इस शेप को पहले मैं बनाता हूं, तब जब आपको जल्दी समझ में आएगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप का क्या मतलब है, इसका जनरल एग्जांपल लिख लीजिए AB5, ठीक है। जैसे PCl5, AsCl5, एंटीमनी F5, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है देखिए, एक आप क्या करिए, ट्रायंगल बनाइए। एक आप क्या बनाइए, ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल एक एक्चुअली बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे जो ज्योमेट्री का बेस होता है वो ट्रायंगल होता है, और उसके सेंट्रल एटम में बैठा दो ए, मतलब इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे क्या बैठा दो, उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम, ठीक है। मैं AB5 का बना रहा हूँ। तो 3 एटम तो आप क्या करिए, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पे अरेंज कर दिए। 3 बी एटम कहाँ बैठ जाएंगे, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, ठीक है। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. है ना। और अगर इतना ही बना के छोड़ दिया, ये तो AB3 हो जाएगा, है ना। ये तो प्लेन
प्लेनर ट्राइगोनल शेप हो जाएगी। ट्राइगोनल प्लेनर में देखो इतना प्लेनर ट्राइगोनल टाइप का तो शेप होता ही होता है। अब इसमें जो दो बी एटम है वो इस ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करेंगे, है ना। इस ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करेंगे। तो इसकी एक परपेंडिकुलर एक्सिस मान ली ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बी एटम ऊपर बैठ जाएगा और एक ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो शेप आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बन रही है। अब इसमें दो तरह के पोजीशंस भी डिफाइन होती है इस शेप में। जो बी एटम इस ट्रायंगल की वर्टिसेस पे लाई कर रहे हैं, इस ट्रायंगुलर प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इन पोजीशंस को बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन। तो 3 एटम ऐसे हैं जो इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो एटम इस ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर पोजीशन पे लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सियल। उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल। तो इसमें जो दो आप बी एटम देख रहे हैं वो एक्चुअली जो परपेंडिकुलर प्ले एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पे, वो है एक्सियल पोजीशन, ठीक है। और इसमें जो ये एंगल आ रहे थे, अब इस एंगल को आप समझ जाएंगे आसानी से कि ये जो 120 एंगल आ रहा है, तो ये 120 एंगल ये एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच का आ रहा है। दो इक्विटोरियल पोजीशन पे जो दो एटम बैठे हैं उनके बीच का एंगल 120, या आप ये वाला इक्विटोरियल ले लो तो भी ये 120 ही मिलेगा, या आप कोई भी दो इक्विटोरियल आप ले लो तो ये 120 ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच का जो एंगल है यहाँ पे ये 120 है। इसको ऐसे लिख दिया जाता है ई ई डैश ई, है ना। तो आप समझ जाइएगा ई फॉर इक्विटोरियल। तो ये जो 120 बॉन्ड एंगल है वो इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच में है। और ये वाला जो एक्सियल अगर आप एक एक्सियल वाला एटम ले लो बेटा और कोई भी एक इक्विटोरियल ले लो, तो ये वाला एंगल कितने पे आएगा? 90 पे, क्योंकि वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये बी वाला एक्सियल वाला पकड़ लिया आपने और एक इक्विटोरियल के बीच का एंगल 90 आएगा। तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, ये भी 90 है ना। तो इसका मतलब एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल कितना है? एक्सियल इक्विटोरियल वाला 90। तो इसमें जो दो एंगल लिखे गए थे वो आपको समझ में आना चाहिए कि 90 वाला बेटा एक्सियल इक्विटोरियल वाला है और 120 वाला कौन सा है? इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच का एंगल है। सर इसमें 180 डिग्री भी बन सकता है। हाँ, एक एंगल इसमें देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एक एंगल इसमें और बन सकता है एक्सियल एक्सियल के बिटवीन। एक्सियल एक्सियल के बीच का अगर आप एंगल देखो, एक्सियल एक्सियल के बीच का ये वाला आप एंगल आप देखिए, तो ये 180 भी एक एंगल इसमें बन रहा है ना। लेकिन होता क्या है कि देखो हम लोग जब एंगल्स लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट 2 स्मॉलर एंगल्स लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई अगर आपसे कोई पूछे कि PCL 5 में कितने तरह के बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है। जैसे एक आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग bond angle exist in PCl5 molecule,
ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत बेसिक ही कई बार आपसे पूछे जाएंगे। एक ऑप्शन में उसने डाल दिया 90, एक में डाल दिया उसने 109 डिग्री 28 मिनट, एक में डाल दिया 120, एक में डाल दिया 180। जैसे उसने 4 ऑप्शन इस तरह से डाल दिए, ठीक है। और आपसे पूछ के आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट इन PCl5 मॉलिक्यूल। तो इसमें हमें थोड़ा इस डायग्राम को समझ के आंसर देना होगा, क्योंकि देखो इसमें हम लोग लिखते थ्योरी में 2 ही एंगल है ना। हम लोग फर्स्ट टू स्मॉलर एंगल लिख देते हैं, तीसरा वाला अंडरस्टूड हो जाता है, फिर उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने केवल रट्टाफिकेशन मारा होगा, केवल रट्टा मारा होगा, तो वो उसको इतना ही पेपर में याद आएगा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सर ने 2 एंगल बताए थे 90 120, तो वो इसी को इन दोनों को टिक मार देगा। ये मल्टीपल करेक्ट है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जिसने समझा होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाएगा। वो कहेगा कि नहीं सर इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, एक इक्विटोरियल वाला 120 है ना, एक एक्सियल इक्विटोरियल वाला 90 है, और एक एक्सियल के बीच का बन रहा है 180। तो इसमें तीनों एंगल पॉसिबल है, तीनों एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं, 90 वाला भी, 120 वाला भी और 180 वाला भी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ACD बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप किसी भी बुक में लिखा देखोगे तो फर्स्ट टू स्मॉलर एंगल ही लिखे जाते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 डिफरेंट एंगल बन रहे हैं, है ना, तो उसमें फर्स्ट टू स्मॉलर वाले ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। बोलो भाई, यस यस है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उस हिसाब से हम लोग को आंसर देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई किसकी, sp3d की। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है, जब किसी मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका जो शेप बनता है, शेप वो बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। और बॉन्ड एंगल्स अगर देखे जाए तो बॉन्ड एंगल्स 90 180, ठीक है। इसका जनरल एग्जांपल आप AB6 लिख सकते हैं। वैसे देखोगे तो इस टाइप के एग्जांपल मिलेंगे, SF6 बन जाएगा, SCF6 बन जाएगा, TeCl6 बन जाएगा। ये सब ऑक्टाइडल ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई शेप कैसा बनता कैसे है ना, मतलब कि ये शेप ऑक्टाइडल शेप इसको बोलते हैं। तो ऑक्टाइडल शेप का जो बेस होता है, ज्योमेट्री का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। तो अगर आपको ऑक्टाहेड्रल शेप बनानी है कॉपी में, तो पहले आप स्क्वायर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये रेफरेंस के तौर पे बना रहे हैं, ठीक है। दीज आर नॉट बॉन्ड, इनको बॉन्ड नहीं बोलिएगा, ये बस एक बेस को रेफरेंस के तौर पे ये स्क्वायर हम लोग बना रहे हैं। अब स्क्वायर के सेंटर पे बैठा दीजिए सल्फर, है ना। मैं SF6 चलो बना रहा हूँ, और इसकी चारों वर्टिसेस पे बैठा दिए एक एक फ्लोरीन। तो स्क्वायर की चारों वर्टिसेस पे एक एक फ्लोरीन आके बैठ जाएगा, ठीक है। और ये चारों पोजीशन जो होंगी इनको हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन कहेंगे, है ना। सेम प्लेन पे जो भी पोजीशन यहाँ बन रही है दीज आर कॉल्ड इक्विटोरियल पोजीशन। तो 4 फ्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे। अब इस स्क्वायर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पे 2 फ्लोरीन आके बैठ जाएंगे, और दिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल पोजीशन, है ना। 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो इस तरह का शेप बनता है
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाइडल। इस शेप को क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑक्टाइडल। अब ऑक्टाइडल क्यों पढ़ते हैं भाई, अगर इसकी बात करें तो ये जो एक्सियल वाला फ्लोरीन एटम है, अगर आप इसको 1 बाई 1 चारों इक्विटोरियल वाले फ्लोरीन एटम से डॉटेड लाइन से, मतलब रेफरेंस के तौर पे ये जो लाइन बना रहे हैं, इनको अगर हम लोग अरेंज कर दें तो देखो एक आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड टाइप का बन रहा है ना, लग रहा है ऐसा, यस यस सर। Yes, sir. है ना। और इस पिरामिड में देखिए तो 4 ट्रायंगुलर प्लेन भी दिख रहे होंगे, है ना। 4 ट्रायंगुलर प्लेन में देखिए, एक तो ट्रायंगुलर प्लेन ये दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगुलर प्लेन ये दिख रहा है, तीसरा ट्रायंगुलर प्लेन ये दिख रहा है, और चौथा ट्रायंगुलर प्लेन ये दिख रहा है। ठीक है, तो 4 ट्रायंगुलर प्लेन ये हो गए। और ऐसे ही जो नीचे वाला जो एक्सियल पे फ्लोरीन है, अगर इसको भी हम लोग कनेक्ट कर दें उन्हीं चारों एक्सियल वाले फ्लोरीन एटम से, तो आपको 4 ट्रायंगुलर प्लेन नीचे वाले फ्लोरीन एटम के रिस्पेक्ट में भी बनते हुए दिखाई देंगे, है ना। ओवरऑल पूरे ज्योमेट्री को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक स्क्वायर बेस पे 4 ट्रायंगुलर प्लेन ऊपर बन रहे हैं, ऐसे ही 4 ट्रायंगुलर प्लेन नीचे बन रहे हैं। टोटल कितने ट्रायंगुलर प्लेन से सराउंडेड है, इसमें सल्फर एटम जो इसके बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ है, इस 8. सल्फर, हाँ, इस सल्फर एटम की निगाहों से देखिए, मतलब आप यहीं पर आके बैठ जाइए और आप अपने चारों तरफ जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि 8 ट्रायंगुलर प्लेन से सराउंडेड ज्योमेट्री के बीच में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोली जाती है। अब इसमें अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो जैसे आप लोग बताओ मुझे कि इसमें इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल कितना है, 90. इक्विटोरियल 90. 90 है, बहुत बढ़िया। कोई भी दो इक्विटोरियल आप देखोगे तो 90 ही दिखेगा वो, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अच्छा एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल कितना है, 90। 9. हाँ वो भी 90 है ना। एक एक्सियल पकड़ लीजिए, एक इक्विटोरियल, तो वो तो एक्सियल वाला तो हमेशा इक्विटोरियल के परपेंडिकुलर एक्सिस पे होता है, वो तो हमेशा ही 90 पे ही दिखेगा आपको। और अच्छा यहाँ पे एक्सियल एक्सियल वाला बताइए, 180. 180। 180। 180 है ना, बिल्कुल सही। तो इसमें आपसे बोला जाए कि फर्स्ट टू स्मॉलेस्ट एंगल कौन से हैं, तो फर्स्ट टू में एक 90 है और एक 180 है। तो इसमें जब भी लिखा जाता है तो देखो ये दोनों ही 90 है, यहाँ पे इक्विटोरियल और एक्सियल इक्विटोरियल, तो ये वाला 90 ले लिया जाता है ना। और दूसरा इसमें 180 है। इसमें फर्स्ट टू स्मॉलेस्ट एंगल में यही दोनों आएंगे, क्योंकि तीसरा कोई एंगल इसमें बन ही नहीं रहा है ना। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। है ना, तो यही दो एंगल इसमें लिखे जाते हैं ऑक्टाइडल वाली केस में। अगर आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ एक क्वेश्चन इसमें कि हाउ मेनी एटम मैक्सिमम एटम हाउ मेनी मैक्सिमम एटम atom lie in same plane in SF6 4। molecule? सर 4। है ना, कितने नहीं सर। एटम मैक्सिमम एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं? सर 4। 5। 5. 5। सर 5। आंसर 5 देना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, उसने वहां पे पूछ दिया ना मैक्सिमम एटम कितने प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो वैसे इसमें अगर आप साइड वाले प्लेन देखोगे तो साइड वाले प्लेन ट्रायंगुलर प्लेन जो है उसमें तो 3 ही एटम लाई कर रहे हैं एक प्लेन पे, ठीक है।
लेकिन अगर ये बीचों बीच वाला जो स्क्वायर वाला प्लेन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस प्लेन में 4 तो फ्लोरीन एटम ये वर्टिसेस पे जो लाई कर रहे हैं, और प्लस एक सल्फर भी हमारे इसी प्लेन पे लाई कर रहा है ना, तो इसी स्क्वायर प्लेन पे ही लाई कर रहा है। तो ये वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मैक्सिमम 5 एटम ऐसे हैं जो एक सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस तरह के मतलब इंटीजर टाइप क्वेश्चन कुछ भी आपसे ऐसे पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है, वो यहाँ मैं बताना भूल गया था, इसको नोट कर लीजिए। ये जो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है sp3d वाला केस, है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाला केस पढ़ा है। इसमें जो ये ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पहले एक इसमें पॉइंट यहीं पर ऐड कर लीजिए। इन PCl5 मॉलिक्यूल, इन PCl5 मॉलिक्यूल axial PCl bond is longer than equatorial PCl bond। ठीक है, PCl5 मॉलिक्यूल या PCl5 के अलावा ये AsCl5 या SbCl5 भी हो सकता है। मेन कहने का मतलब ये है कि अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टाइप का शेप का कोई मॉलिक्यूल अगर आपको दिख जाए, तो उसमें जो ये वाली बॉन्ड लेंथ होगी एक्सियल वाली, इसकी बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा मेजर होती है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, और डायरेक्ट आपसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या होती है, बड़ी होती है। ग्रेटर होता बड़ी होती है ना, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन जैसे अभी हम लोग ये वाला पढ़े ऑक्टाहेड्रल, इसमें कोई पूछे कि भैया इसमें बताओ कि एक्सियल ज्यादा है कि इक्विटोरियल ज्यादा है, तो इसमें सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ऑक्टाहेड्रल में ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बनता है। इसमें लिख लीजिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल शेप ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ठीक है, चाहे वो एक्सियल वाली हो या इक्विटोरियल वाली हो, सारी सेम होती है ना। तो ये भी लिख लीजिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल, नोट में ही लिख लीजिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल, इन ऑक्टाहेड्रल शेप ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सियल वाली लॉन्गर है ना, ऐसा नहीं है, इसमें सारी बराबर है, एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ सारी इक्वल है। ठीक है, क्लियर हुई बात? यस सर। हाँ, एक इसमें पॉइंट यहाँ पे और बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाला शेप होता है, ठीक है, अभी जैसे जो मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं, उसमें सारे एटम जो साइड एटम वो सेम एटम यहाँ पर लिए हुए हैं। जैसे PCl5 में सारे क्लोरीन एटम मैंने पांचों के पांचों क्लोरीन ले लिए। ठीक है, लेकिन कभी आपसे ऐसा कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए जिसका हाइब्रिडाइजेशन यही आ रहा हो, sp3d, लेकिन सारे एटम सेम ना हो। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे देखो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लिख लो हेडिंग डाल के, शेप ऑफ PCl3F2 एंड PCl2F3। ठीक है, आपसे कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि इनका शेप क्या है, या इनके शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। तो ये जैसे दो मॉलिक्यूल मैंने लिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सेंट्रल एटम फास्फोरस ही है। ठीक है, और फास्फोरस टोटल 5 बॉन्ड बना रहा है।
ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो वो सेम ही आएगा, sp3d ही आएगा, है ना। तो अब इसका जब शेप बनाओगे तो इसमें इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस एटम को किस पोजीशन पे रखना है, क्योंकि इसमें सारे एटम सेम नहीं है। जैसे PCl5 में था सारे Cl थे, तो कोई भी कहीं भी बैठा दो वहां, तो जब सारे सेम है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्लोरीन को HCl पे बैठा लें, है ना, कि फ्लोरीन को इक्विटोरियल पे बैठा लें, है ना, क्योंकि फिर अलग अलग इसमें शेप बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे बताओ भाई, किसको कहाँ पे बैठा लें? सर क्लोरीन जो को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे। उसको एक्सियल। हाँ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको HCl पे बैठाते हैं। एक्सियल पे। गुड। किसने बताया ये आंसर? सर आयुष्मान। आयुष्मान होता है, अच्छा ठीक है। आयुष्मान, इसको कौन सा रूल बोलते हैं? ये एक एक्चुअली रूल होता है, ये लिख लो आप लोग, बेंड्स रूल बोलते हैं इसको। इसे थ्योरी में बेंड्स रूल के नाम से पढ़ा जाता है। बेंड्स ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये वाला जो टॉपिक है इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इनका कहना था कि अगर कभी TBP टाइप का शेप बनने लगे, इन TBP शेप मॉलिक्यूल, इन TBP शेप, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एज पॉसिबल है। तो ये बेंट रूल का कहना है कि कभी भी TBP टाइप का शेप हो मॉलिक्यूल का और उसमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में बेटा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। ठीक है ना। अब इस हिसाब से अगर आप बनाओ जरा PCl3Cl2 PCl3F2 इसका शेप, तो इसमें पहले ज्योमेट्री का बेस बना देना ट्रायंगल। ठीक है, सेंटर पे बैठा देना फास्फोरस को। अब क्लोरीन बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन सॉरी, तो फ्लोरीन को कहाँ बैठा देना? HCl पे। दोनों फ्लोरीन बैठा दो HCl पे, बाकी जो इक्विटोरियल पोजीशन है वहां पे कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, मतलब इसका शेप ये है। ठीक है, और एक मैंने और लिया था PCl2F3, इसको ही बना लो आप लोग, PCl2F3। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें सर, इसमें आपको लग रहा होगा सर इसमें 3 फ्लोरीन है ना। और अब बेंट रूल ये बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ बैठेगा? एक्सियल। HCl पे, है ना। अब इसमें तो HCl में, अच्छा HCl पोजीशन में मैक्सिमम 2 ही एटम बैठ सकते हैं। HCl पोजीशन में 2 से ज्यादा कभी एटम बैठ भी नहीं पाएंगे। तो देखो, बेंट रूल ये भी बोलता है एज पॉसिबल, जितने संभव है उतने तो बैठा ही देंगे। मतलब कि 3 फ्लोरीन में 2 फ्लोरीन तो HCl पे बैठेंगे। अब HCl पोजीशन ही 2 है तो क्या करोगे फिर? एक फ्लोरीन को इक्विटोरियल पे बैठा देना है ना। तो जहां तक संभव है वहां तक तो फिर हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम HCl पे ही ऑक्युपाई करें, और अगर कुछ बच जाते हैं तो फिर वो इक्विटोरियल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सही बन जाएगा सर। सर इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन जो होता है एक्चुअली बॉन्ड लेंथ ही होता है यहाँ पे, है ना। बॉन्ड लेंथ या एस करेक्टर से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें दोनों एस करेक्टर से भी एक्सप्लेन हो जाता है और बॉन्ड लेंथ से भी एक्सप्लेन हो जाता है ना। अब अभी जैसे मैंने बताया कि एक्सियल बॉन्ड जो होती है वो लॉन्गर होती है। ठीक है,
और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बैठेगा ना एक्सियल पोजीशन पे, देन उस सिचुएशन में उसका जो बॉन्ड पेयर है ना, वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड। देखो ये तो तुम लोग को थोड़ा पता ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग पढ़ ही चुके हो कि फ्लोरीन फास्फोरस के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्ड पेयर होगा, दोनों में बॉन्ड पेयर होंगे, है ना, लेकिन फास्फोरस और फ्लोरीन में जो बॉन्ड पेयर होगा वो ज्यादा शिफ्टेड बॉन्ड पेयर जो फास्फोरस फ्लोरीन वाला होगा, ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा, है ना। फास्फोरस क्लोरीन में भी वो क्लोरीन की तरफ ही शिफ्टेड होगा, को तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरा साइज भी कम है। इस वजह से ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ आसानी से ज्यादा एक्सटेंड में शिफ्ट करा लेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा बॉन्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट करेगा, उतना ही ज्यादा, देखो बॉन्ड बॉन्ड पेयर की शिफ्टिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी तो बॉन्ड लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड की जो लेंथ है वो बॉन्ड 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 में देखा जाए तो मेन देखा जाए तो वो बॉन्ड पेयर ही तो है, तो वो जितना ज्यादा फास्फोरस से दूर होंगे उतनी ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, ठीक है यस है ना। सर। तो Yes, sir. एक्सियल बॉन्ड लेंथ लॉन्गर तभी हो पाएगी जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाके बैठेगा एक्सियल पे। अगर आपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पे बैठा देंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगी, है ना। और जो ये जो फैक्चुअल स्टेटमेंट बताया था, ये एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये ऑब्जर्व करे गए हैं सारी चीजें, है ना। तो वो उसके जो थ्योरेटिकल वाले एस्पेक्ट है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो ये समझ के ही हम लोग उसके शेप को, मतलब ये जो बेंट रूल दिया गया है, बेंट रूल का रीजन उसकी बॉन्ड लेंथ ही है, ठीक है। और इसे एस कैरेक्टर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी एस कैरेक्टर अभी आगे पढ़ेंगे तो, और एक इसका एक एक्सप्लेनेशन और आपको मिल जाएगा वहां पर। सर हाँ सर बोलो बेटा। सर तो फिर क्या इसमें ये कह सकते हैं कि लाइक जितनी ज्यादा मतलब शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की उतना ही उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जाए, ओके सर। है ना। अब इसमें सबसे लास्ट में आता है ये वाला टाइप sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी मॉलिक्यूल में होता है तो उसका शेप बनता है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स बनते हैं वो 70 to 90, ठीक है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में एग्जांपल लिख लो AB7, और इसका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो IF7, ठीक है। इसमें जैसे बनाना है तो इसमें पेंटागोनल से ही समझ में आ गया होगा कि पेंटागोनल मतलब इसमें ज्योमेट्री का बेस क्या होगा, पेंटागोन होगा। और उस पेंटागोन के ऊपर दो पिरामिड बन रहे होंगे, है ना। उस पेंटागोनल प्लेन के ऊपर दो पिरामिड बनेंगे। देखो कैसे, तो इसमें पहले आयोडीन बैठा दो सेंटर एटम पे, और पांचों वर्टिसेस पे बैठा दो फ्लोरीन। इसकी पांचों वर्टिसेस पे एक एक क्या बैठ जाएगा, फ्लोरीन। तो ये तो हो गया आपका IF5, IF7 बनना है तो दो फ्लोरीन एटम आ जाएंगे बेटा एक्सियल पोजीशन पे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आपका शेप बन जाएगा। इसमें इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच का देखा जाए बॉन्ड एंगल तो ये बनेगा 72 डिग्री, क्योंकि पूरा ये प्लेन का एंगल होगा 360, और 360 डिवाइड बाई 5 कर दो तो ये आएगा 72, है ना। तो दो नियरेस्ट फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में आएगा ये 72, और एक एक्सियल एक इक्विटोरियल आप निकालोगे तो ये आएगा 90,
है ना, एक्सियल इक्वेटोरियल आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 90, है ना। और एक इसमें एक्सियल एक्सियल भी आएगा, वो 180 आएगा। लेकिन दो स्मॉलेस्ट एंगल की बात करें तो स्मॉलेस्ट एंगल यही दोनों बन रहे हैं, 72 और 90, तो यही दोनों लिखते हैं। वैसे इसमें एक 180 भी बन रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो रही बात। यस सर। अच्छा, इसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल क्यों बोल रहे हैं? सर क्योंकि इसका एक बेस पेंटागन है, सर 2 पिरामिड है। सही कह रहे हो। ज्योमेट्री का बेस यहाँ पे पेंटागोनल है और पेंटागोनल बेस पे 2 पिरामिड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल यही लॉजिक है कि ये जो एक्सियल वाला फ्लोरीन है, अगर इसको पांचों फ्लोरीन से कनेक्ट कर दें हम लोग डॉटेड लाइन से, तो एक पिरामिड बनता नजर आएगा और जिसका बेस होगा पेंटागोन। तो पेंटागोनल बेस पे एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनेगा और एक नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो पेंटागोनल बेस पे 2 पिरामिड बनते हुए नजर आएंगे, इसीलिए उसको बोल रहे हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप बता दिए मैंने, ठीक है। अब आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। जैसे आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो उस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि देखो, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तभी तो हम लोग उसके शेप या उसकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, है ना, या उसके बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए पहली बात तो कैसे निकालते हैं देखो। तो रूल आपको दो अलग अलग फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, 2 मेथड आपको बताऊंगा, और दोनों मेथड में वैसे कोई भी मेथड लगाओगे तो हाइब्रिडेशन तो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे पहला मेथड क्या है, कि आप हाइब्रिडाइजेशन का स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए, स्टेरिक नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और वो कैसे निकालते हैं, पहले आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए कि उसमें जो सेंट्रल एटम है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, प्लस उसके पास लोन पेयर अगर है तो वो काउंट कर लीजिए। लोन पेयर भी लोकलाइज्ड लोन पेयर होने चाहिए, है ना। लोकलाइज मतलब कि वो कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर का जो सम होता है वो आपको दे देगा किसकी वैल्यू, स्टेरिक नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का स्टेरिक नंबर अगर आपका 2 आता है तो आप बोल दीजिएगा उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अगर 3 आता है तो sp2 हो जाएगा, अगर 4 आएगा तो sp3 हो जाएगा, अगर 5 आएगा तो sp3d हो जाएगा, 6 आने पे sp3d2 हो जाएगा, और 7 आने पे sp3d3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगा के हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। हाँ, एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर रहे होगे तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया होना चाहिए, किस एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो नॉन मेटल ही बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो नॉन मेटल
वो सारे बैठे कहाँ है, पी ब्लॉक में, है ना। अब जैसे पी ब्लॉक में 13 ग्रुप में देखो तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन में वो 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम। 17 में हैलोजन हो गए सारे। और 18 में केवल जीनॉन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बनाएगा कोलन बॉन्ड। तो आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया जाए उसका सेंट्रल एटम देख लेना कि वो किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अगर सेंट्रल एटम 13 ग्रुप के बिलोंग कर रहा है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, है ना। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का? ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर -10। है ना, हाँ, ग्रुप नंबर -10। ये फॉर्मूला पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट ही है यहाँ पर। तो 13 - 10 करेंगे तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम इनमें से कोई भी दिख जाए तो आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ले लीजिएगा, ठीक है। 14 ग्रुप का कोई दिख जाए कार्बन फैमिली का तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ले लीजिएगा। 15 वाले मतलब नाइट्रोजन फैमिली में कोई दिख जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में 5 ले लीजिएगा। ऑक्सीजन फैमिली में कोई दिख जाए 6, हैलोजन फैमिली का कोई हो 7। और जी 18 ग्रुप में दिखेगा तो जीनॉन के ही बनते हैं कंपाउंड, तो जीनॉन के कंपाउंड में जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 लेके चलिएगा, क्योंकि इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये हमें पहचानना आना चाहिए कि किस एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये मतलब हम लोग को पीरियोडिक टेबल में बस इतना पता होगा कि कौन किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे, ठीक है। यस सर। है ना। अब देखो कुछ एग्जाम्पल पहले प्रैक्टिस करते हैं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे आएंगे कि इसमें केवल आपको हाइब्रिडाइजेशन ही पूछ पूछ लिया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया जाएगा या से पूछ दिया जाएगा या आपको बॉन्ड एंगल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट ठीक है। देखिए कुछ मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ, इनमें आपको सेंट्रल एटम पे बताना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं वाटर से, ठीक है। जैसे वाटर पे निकालना है, वाटर के ऑक्सीजन पे हाइब्रिडेशन निकालना है। तो देखो कैसे करना है, आप उसको समझिए अच्छे से। तो सबसे पहले आपको उसका सेंट्रल एटम देखना है, मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम देखा आपने, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, है ना। अब इसका आप बना लीजिए लुईस स्ट्रक्चर कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 वो शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो 2 शेयर करके बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर कितने हो गए उसके पास, 2। 2 लोन पेयर, है ना। और ये लोन पेयर कोई रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, तो इन्हें हम लोग लोकलाइज्ड लोन पेयर बोलेंगे। अब वही फॉर्मूला लगा दिए स्टेरिक वाला, ऊपर जो पड़ा था। तो ऑक्सीजन देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 उसके पास क्या है, लोन पेयर। तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, है ना। तो सम निकालोगे, स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4। और 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3 3। sp3, है ना। तो वाटर में ऑक्सीजन एटम पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक है। अभी हम लोग केवल हाइब्रिडाइजेशन ही निकाल रहे हैं, शेप की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शेप में अभी हम लोग को एक थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी, वी-80 थ्योरी।
है ना। वहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अच्छा एक बात ये यहाँ पे मैं ये नोट कर लीजिए कि ये जो भी हम लोग ने अभी हैं इनकी एक लिमिटेशन है। ये जितनी भी हम लोग ने भी हाइब्रिडेशन थ्योरी में शेप पढ़ी है, ये जो शेप है ये आइडियल शेप बोलते हैं इनको, है ना। ये जो बॉन्ड एंगल हम लोग लिखे हैं यहाँ पे या जो शेप पढ़ी है ये आइडियल कंडीशन पे आती है। और आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है, मतलब एक भी लोन पर नहीं है ना, तब तक तो ये शेप करेक्ट है, मतलब इतनी ही शेप होगी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर लोन पेयर का नंबर 0 है तब तक तो कोई समस्या नहीं है, तब तक तो जो हम लोग जैसे एसपी में बोल रहे हैं कि लीनियर है तो फिर वो लीनियर ही होगा शेप, ठीक है। SP2 में बोल रहे हैं कि प्लेनर ट्राइगोनल है तो प्लेनर ट्राइगोनल ही होगा। तो ये इसमें कंडीशन अप्लाई ये है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर एक भी नहीं है तब तक तो ये वाला पॉइंट, ये वाली थ्योरी बिल्कुल पूरी तरह से एप्लीकेबल होगी, ठीक है। इसकी शेप और बॉन्ड एंगल जितना हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी में उतना ही एक्चुअली एग्जिस्ट भी करेगा, ठीक है। अगर लोन पेयर का नंबर क्या है, 0 है तो, है ना। सब में लिख लीजिए ये सारी शेप तभी वैलिड है जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या हो, 0 हो, है ना। क्योंकि जैसे ही लोन पेयर आने लगते हैं तो वो रिपल्शन देने लगते हैं। लोन पेयर आते ही वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करने लगते हैं, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को जब रिपेल करते हैं तो कुछ एंगल कम हो जाते हैं, एंगल थोड़े डिस्टर्ब होने लगते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग VSEPR थ्योरी में पढ़ेंगे कि एक लोन पेयर आने पे क्या कितने एंगल होते हैं बॉन्ड पेयर और क्या शेप होती है ना। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो अगर पूछा जाए कि वाटर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वाटर पे हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं sp3, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया पे अगर हम लोग पूछे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, 5। 5 है ना। 5 में से 3 वो शेयर कर लेगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो 5 में से 3 तो चले गए, बचे कितने, 2। 2 का मतलब लोन पेयर कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। इसका तो नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 1 उसके पास लोन पेयर है, तो टोटल अगर सम देखें तो 4 आ रहा है। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3, है ना। तो अमोनिया में भी देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन एटम पे sp3 ही आ रहा है, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। है ना, वाटर पे भी sp3, अमोनिया पे भी sp3, ठीक है। अच्छा, और करते हैं। अब जैसे देखो PCl5 पे निकालते हैं, PCl5। तो फास्फोरस इसमें सेंटर एटम है, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रो फास्फोरस भी 15th ग्रुप को बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फैमिली को। तो इसके पास भी 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 5 में से तो बेटा वो 3 तो शेयर ही कर लेगा क्लोरीन के साथ, है ना। 3 उसने शेयर कर लिए क्लोरीन के साथ। अच्छा, टोटल 5 क्लोरीन है तो पांचों शेयर कर लेगा क्लोरीन के साथ। तो उसके पास जो 5 इलेक्ट्रॉन थे वो बारी बारी से पांचों क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा, एक एक क्लोरीन के साथ। इसका मतलब उसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 5। 5 अच्छा ठीक है। लोन पेयर 0। 0 0 है ना। तो पांचों इलेक्ट्रॉन जब उसने शेयर कर लिए और 5 ही थे उसके पास, तो लोन पेयर तो बचे ही नहीं, तो लोन पेयर हो गया 0। तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने पे आ रहा है sp3d, है ना। 5 स्टेरिक नंबर मतलब कि इसके 5 ऑर्बिटल आपस में मिलकर हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। 5 में से एक तो s हो जाएगा, 3 p के हो जाएंगे, एक बचा हुआ d का हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, ठीक है। तो इस तरह से आप
किसी भी मॉलिक्यूल पे निकाल सकते हो हाइब्रिडेशन। जैसे आपको दे दिया जीनॉन डाइफ्लोराइड, इस पे बताना है। तो जीनॉन जो है वो आपका बैठा हुआ है 18th ग्रुप को। 18th ग्रुप के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन में 2 तो शेयर कर लेगा फ्लोरीन के साथ, तो बचे उसके पास कितने एज ए लोन पेयर? 3 6 3 है ना, हाँ। तो 8 में 2 शेयर करके बचे 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर के बारे में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर 3 बचे उसके पास पूरे पूरे, ठीक है। तो अब जरा देखो तो सिग्मा बॉन्ड तो 2 ही बना पाया वो, और लोन पेयर बच गए 3 उसके पास। सम 5 आ गया। 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d, थ्री है ना। तो जीनॉन डाइफ्लोराइड पे sp3d आ गया, ठीक है। अच्छा, कभी आपको कोई आयन अगर दे दिया जाए, कई बार आपको आयन भी दिए जा सकते हैं, आयन मतलब कोई कटायन एनायन दे दे, तो उसमें कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो उसको भी समझ लेते हैं। जैसे आप कोई भी आयन ले लो, अ, ठीक है, जैसे एक आयन ले लिया मैंने IF6-, ठीक है। ये एक आयन है, इस पे हमें बताना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें सेंट्रल एटम आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है। हैलोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7 है ना। अब देखो अगर किसी आयन पे कोई आयन होगा तो उस पे या तो कोई निगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे आपको एनायन दिया हुआ निगेटिव चार्ज है, तो जितना निगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर दो, क्योंकि निगेटिव चार्ज किसी मॉलिक्यूल पे तभी आता है जब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो इसमें -1 का चार्ज है, तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन तो थे ही उसके पास, एक और ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब वो सारी, है ना, वो सारी जो गणित बैठा लेगा वो 8 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बैठा लेगा, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 8 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बनेगा। अब 8 में से वो 6 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेगा एक एक फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड ही बनाना होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर गया। 6 शेयर करने के बाद भी लोन पेयर उसके पास कितने बचे? तो 1 एक लोन पेयर है, हाँ ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर बच गया। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, है ना। और जो भी निगेटिव चार्ज है वो ऐसे ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट बना के उस पे होल -1 दिखा दो। अब इसमें देख लो कि आयोडीन जो है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो आयोडीन पूरे 6 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ऊपर से एक लोन पेयर भी बच गया उसके पास। तो टोटल सम कितना आ गया? 7। 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3 sp3, ठीक है। तो ये हाइब्रिडेशन आ गया। तो सर हमेशा सर 2 हाँ, होगा ना, sp3d2। नहीं 7 में तो टोटल 7 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे ना। तो उसमें देखो, कब उसमें कंफ्यूज मत हो, जैसे 7 आ रहा है तो 7 का मतलब ऐसे सोचो कि इसमें एक s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा। s का नंबर तो एक ही होता है, 3 p हाइब्रिडाइज हो सकते हैं मैक्सिमम। अब बच्चे कितने? तो 3 1 4 तो हाइब्रिडाइज हो गए, बचे 3। तो फिर 3 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d3, क्योंकि जो स्टेरिक नंबर होता है ये हमें ये बताता है कि उस एटम के वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे 7 आ रहा है स्टेरिक नंबर, इसका मतलब टोटल 7 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 7 में एक s, 3 p और 3 d, है ना। यस तो सर, हमेशा सेंट्रल एटम में ही इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस होते हैं।
हाँ, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमेशा जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल ही आपस में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा निकाला भी जाता है ना किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल पे, तो वो सेंट्रल एटम पे ही निकाला जाता है। और हम लोगों से पूछा भी कई बार ऐसे ही जाएगा, कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल एटम ऑफ गिवन मॉलिक्यूल, है ना, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात? यस अब जैसे कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड पे निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पे ऐसे निकालना है मुझे, तो कार्बन सेंट्रल एटम है ना, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास होंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 4 में वो 2 एक ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, है ना। इसका मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, 4 में से 2 उसने शेयर कर लिए एक ऑक्सीजन के साथ, बचे 2 एक के साथ। उसके पास इसका मतलब लोन पेयर नहीं बचे, है ना, यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं बचा, तो सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, लोन पेयर एक भी नहीं बचा, तो स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है, और 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp sp हो जाएगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पे sp हाइब्रिडेशन होता है, इसीलिए ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में 180 होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग बताओ जरा, SO3 पे बताओ, SO3 में सल्फर पे क्या हाइब्रिडेशन होगा? और sp2 sp2 आएगा, ठीक है। SO3 में सल्फर पे sp2 आएगा, है ना। SO3 में देखो सल्फर आपका ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, सिस्टीन ग्रुप को, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब 6 में वो हर एक ऑक्सीजन के साथ 2-2 शेयर कर लेगा, है ना, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्टेट एक्सपेंड कर देगा अपना, है। ये SO3 का स्ट्रक्चर हम लोग बना भी चुके हैं, इस तरह का बनता है। और जब वो 6 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास और 6 के 6 उसने शेयर कर लिए, तो इसका मतलब कि लोन पेयर तो एक भी नहीं बचा उसके पास, है ना। और इस चक्कर में सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए उसके? 3, लोन पेयर बचा नहीं उसके पास, तो स्टेरिक नंबर इसका 3 आ गया, और 3 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। sp2 तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया, है ना, ऐसे कर सकते हो। एक मेथड आपको और बताते हैं, है ना। अच्छा, ये जो मेथड है, इस मेथड में आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना आना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग निकालते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर में देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और कितने लोन पेयर हैं, है ना। कई बार आपको ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे कि जिनका स्ट्रक्चर या तो बहुत डिफिकल्ट होगा, या आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आप स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत आ रही हो कि स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है आपसे, है ना। कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे मिल सकते हैं कि आपको एग्जाम में स्ट्राइक ही ना करेगी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे मान लो आपको I3- दे दिया उसने, है ना, थ्री नीचे लिख दीजिए, I3-। अब I3- क्या है कि आपको आपने पहले से कभी बनाया नहीं स्ट्रक्चर इसका, आपको लग रहा है पता नहीं कैसा बनेगा, तो एक मेथड आपको और बताता हूँ आपको, बिना स्ट्रक्चर बनाए भी हाइब्रिडेशन बता निकाल सकते हैं, इसमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये मेथड, इसको आप ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो, मतलब जब स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो तो आप सीधे ये मेथड लगा देना, ठीक है। देखो लिख लो मेथड नंबर 2,
ठीक है। तो सेकेंड मेथड क्या है, कैसे कब लगाएंगे, जब स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही है, स्ट्रक्चर डिफिकल्ट हो उस मॉलिक्यूल का, तब लगाने में आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें क्या करते हैं, देखो दो इसमें स्टेप होते हैं इस मेथड में। पहले स्टेप में लिख लीजिए कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन present in molecule। ठीक है। इस मेथड में क्या करेंगे, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है या कोई आयन भी हो सकता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है। टोटल नंबर का मतलब समझ रहे हो, मतलब उसमें सेंट्रल एटम में कितने हैं और प्लस उसमें साइड एटम में कितने हैं। ठीक है, टोटल। फिर वो जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इसका नंबर 8 से कम आ रहा हो, 8 या 8 से कम आ रहा हो, तो आप क्या करिएगा, उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। देन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और 2 से डिवाइड करने पे देखो, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो वो 2 बार पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना, या वो 3 बार डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गए और 6 में 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आंसर, 3 आएगा मतलब। और जो भी आंसर आएगा वही स्टेरिक नंबर हो जाएगा आपका। तो अगर 2 आ रहा है तो sp बोल दीजिएगा, 3 आ रहा है तो sp2 बोल दीजिएगा, और अगर 4 आ रहा है तो sp3 बोल दीजिएगा। अच्छा, 8 से बराबर आएगा तो 8 डिवाइड बाई 2 तो 4 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो 8 से ज्यादा है और 56 से कम है, या बराबर भी हो सकता है, तो ऐसे केस में आपको फिर 8 से डिवाइड करना होगा, देन डिवाइडेड बाई 8। और फिर से वो बात है कि एक पूरा पूरा एक बार चला जाए तो बोल दीजिएगा कि हाइब्रिडेशन, सॉरी एक बार तो नहीं जाएगा, 8 से ज्यादा में 2 बार तो कम से कम जाएगा ही। तो 2 बार जाएगा तो sp बोल दीजिएगा, 3 बार sp2, 4 टाइम sp3, इसमें 5 6 भी आ सकता है sp3d। तो इस हिसाब से हम लोग बता देंगे। ठीक है, बोलो भाई। ये सिंपल मतलब मैथमेटिक्स टाइप का है, इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे जीनॉन डाइफ्लोराइड का निकालना है हम लोग को। चलो पहले एक सिंपल लेते हैं यार, बिल्कुल बेसिक सा। जैसे अमोनिया पे निकालना है आपको, तो अमोनिया के पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, 5, है ना। और इसमें साइड एटम में भी गिनने पड़ेंगे। हाइड्रोजन के पास, वैसे तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है ये भी देखना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, बोलो भाई। यस सर। और 8 आ रहा है तो 8 या 8 से कम आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो स्टेरिक नंबर क्या मिल गया, 4। और 4 मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, बोलो भाई। यस इसमें सर। सेप के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है ना, सेप आपको पता हो चाहे ना पता हो, आंसर आपका जरूर आ जाएगा। जैसे कार्बोनेट आयन पे निकालना है, कार्बन पे, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ऑक्सीजन के भी गिनने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के 6 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 ऑक्सीजन है। हाँ, अगर आयन है तो वही कहानी ध्यान रखें, जितना निगेटिव चार्ज हो उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा, तो 2 और ऐड कर दीजिए।
तो टोटल कितने हो गए बताइए? 24. 24 है ना। अब ये नंबर 8 से बड़ा है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो गया? 3। 3 स्टेरिक नंबर मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2 है ना। अच्छा, आप वो सेव पुराने मेथड से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। कार्बोनेट आयन का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 3 सिग्मा। लोन पेयर कार्बन पे बचा नहीं, क्योंकि चारों कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर उस पे बचेगा नहीं कभी। तो 3 सिग्मा मतलब स्टेरिक नंबर 3 हुआ ना, तो 3 मतलब sp2 होगा, है ना। लेकिन इस वाले मेथड में आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता हो या ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस मेथड में स्ट्रक्चर की हेल्प से ही निकलता है ना। बोलो भाई। जैसे जीनॉन डाइफ्लोराइड में निकालना है तो जीनॉन डाइफ्लोराइड में जीनॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के पास 7 इंटू 2 कर दो तो कितने हो गए? 22। अच्छा, कई बार क्या होगा कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 22 आया और 22 8 से बड़ा है तो 8 से डिवाइड किया आपने, 2 बार तो पूरा पूरा चला गया, ठीक है ना। 8 इंटू 2 16। अच्छा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 22 माइनस 16 कितना बचेगा? रिमाइंडर बचा 6, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो जो रिमाइंडर बचेगा उसमें 2 से फिर डिवाइड कर देना। जैसे इसमें रिमाइंडर 6 बचा है ना, और 6 8 से कम है तो फिर वही पहला वाला रूल लगा दो, उसमें 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 + 3 कितना हो गया? 5। 5 मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp3d, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो एक चलो ये बता दो तो हम समझ में आ जाएगा, सही में समझ में आ गया। i3 माइनस पे बताओ क्या हाइब्रिडेशन होगा? ये इस वाले रूल से निकालो अभी जो बताया मैंने। sp3d sp3d ना, ठीक है, करेक्ट है ना। तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। तो एक आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 3 है, लेकिन एक माइनस चार्ज है तो एक और ऐड कर दो तो इसमें 22 आया। और 22 वाले का भी मैंने करके बताया कि पहले 8 से डिवाइड किया तो 2 बार तो पूरा पूरा चला गया डिवीजन, है ना। 6 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर में फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी है उसको ऐड कर दीजिए तो वो 5 आएगा, मतलब वही सेम आंसर होगा, sp3d आएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग ऐसा करिएगा, इसमें सीट में देखिएगा केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1 में, तो वो वाला आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और एक मैं वर्कशीट इसमें आपको दे दूंगा हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पे, तो वर्कशीट भी कर लीजिएगा, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। बोलो भाई। yes sir. Yes, sir. है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन Thank you, sir. इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उसको पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। सर चलो फिर, है ना। हाँ बताओ बेटा, कुछ कह रहे हो? सर आपने सर जैसे उसमें अगर 8 से डिवाइड नहीं होगा तो सर उसको बाद में 2 से डिवाइड करना है, लेकिन सर अगर 2 से भी डिवाइड नहीं हुआ लाइक ऑड नंबर आ गया तो सर मैं उसमें कैसे करेंगे? एक्चुअली ऑड नंबर जो आता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑड आने लगे तो बोलते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किसी भी मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। मतलब उस मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो उसके बॉन्ड एंगल के बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाएगा।
उसको किसी फॉर्मूले से या किसी मेथड से नहीं निकाला जा सकता है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसमें एक्चुअली क्या है कि बॉन्ड एंगल से समझना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड एंगल आता है, जैसे मान लो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है और उसका बॉन्ड एंगल आया 118 डिग्री आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल। तो हम लोग ये देख लेंगे कि 118 किसके ज्यादा नजदीक है। 118 120 के ज्यादा नजदीक है ना। 120 बॉन्ड एंगल आता है sp2 में। तो फिर हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे थ्योरेटिकली कि उसमें sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे मैथमेटिकली निकालने में कभी वो नहीं आएगा sp2। ठीक है, यस सर। तो उसमें कुछ एग्जांपल करा देंगे अगली क्लास में। ऑड इलेक्ट्रॉन के 3-4 एग्जांपल ही बनते ही हैं उसके, तो वो भी बता देंगे आप लोगों को। तो उसमें बाकी आपको वो 4 एग्जांपल छोड़ दीजिए, तो बाकी हमेशा वो इवन ही आएगा, ऑड कभी आएगा ही नहीं, है ना। वो 3-4 एग्जांपल आपको मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। तो चलो फिर, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में सर इसी के आगे कराएंगे। एक नेक्स्ट क्लास में चीज बता दीजिए वी, सर। वी, हाँ बताओ। सर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सर एड सर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑन द सेम प्लेन सर फिर से बता दीजिए। देखो उसमें ये जो हम लोगों ने शेप बनाया था, इससे समझो, है ना। ये देखो टेट्राहेड्रल शेप जो ये बन रहा है, इसमें ये देखो कि कोई भी एक प्लेन कंसीडर कर लो, तो इसमें तो सारे प्लेन ट्रेंगुलर प्लेन ही है। टेट्राहेड्रल में ट्रेंगुलर प्लेन के अलावा कोई प्लेन मिलेगा भी नहीं हम लोग को। तो जैसे एक आपने ये वाला प्लेन कंसीडर कर लिया, ट्रेंगुलर प्लेन, ठीक है। अब इस प्लेन में आप देखोगे तो मैक्सिमम कितने एटम लाई कर रहे हैं। तो इस प्लेन में 2 बी एटम और 1 ए एटम, है ना। यही 3 एटम लाई करते हैं। क्योंकि ये तो इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है और ये इस प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है, वो इस वाले प्लेन पे नहीं लाई करेगा। या तो जैसे आप कहो सर मैं ये वाला प्लेन लेना चाहता हूँ, तो ये वाला प्लेन ले लो आप। तो इसमें भी 3 ही एटम लाई कर रहे हैं मैक्सिमम। तो आप कोई भी एक ट्रायंगुलर प्लेन ले लो तो सर मतलब 3 दो से ज्यादा एटम मिलेगा नहीं। सर आउट ऑफ द प्लेन रहेंगे, दो एटम हमेशा। हाँ हाँ, टेट्राहाइड्रल की यही खूबसूरती होती है ओके सर, स्ट्रक्चर की, थैंक यू। कि एट ए टाइम 3 एटम तो प्लेन में होंगे और बाकी 2 उस प्लेन में, एक प्लेन से आउटसाइड जा रहा होगा, एक प्लेन से इनसाइड जा रहा होगा। सर 90 डिग्री पे नहीं होंगे ना? नहीं 90 पे नहीं होंगे। वो जो बाहर जा रहा होगा वो भी 109 डिग्री ही बना रहा होगा उस प्लेन के साथ, है ना। और जो अंदर जा रहा होगा वो भी 109 बना रहा होगा। मतलब वो सभी के बीच का एंगल 109 ही होगा, 90 कोई नहीं होगा इसमें। ओके सर, थैंक यू सर। है ना। टेट्राहेड्रल में एक्सियल इक्विटोरियल ऐसे करके कोई पोजीशन नहीं होती। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। बीएससी पे यार थोड़ी इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू ठीक है, सर। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा सीट से, एक्सरसाइज 1 से। यस सर। ठीक है, ओके।